वर्किंग कैपिटल के थर्ड वीडियो जाने से पहले कुछ होमवर्क्स नंबर पहले क्लास में जो दिए थे नंबर 2 या दूसरे क्लास में नंबर 7, इन दोनों क्लास में जो एक पॉइंट था जिसको लेकर बहुत लोगों ने बात किया कि उस पॉइंट का फर्क क्या पड़ेगा, प्लस जो होमवर्क हम दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी उसी YouTube के वीडियो के नीचे एक लिंक में है, आप उसे देख सकते हो। यदि नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी देर में उस दोनों होमवर्क को डिस्कस करेंगे, नंबर 2 और नंबर 7। तो नंबर 2 और नंबर 7 के उस होमवर्क के लिए चलो देख लेते हैं कि उस कैश इन हैंड जिसमें कि वो वर्ड है सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, आप उसे दिखाओगे कैसे। तो फर्स्ट क्लास का क्लास 1 का होमवर्क उसी लिंक में है, सेकंड क्लास का भी क्लास 1 होमवर्क उसी लिंक में है। आज हम लोग थर्ड क्लास में हैं और इस तीसरे क्लास में कुछ नया जानने से पहले और दूसरे क्लास का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक जो ज़्यादातर लोगों की पहन थी वो एक स्पेसिफिक पॉइंट और वो था कैश सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो लेट्स सी सम नंबर 2 एंड सम नंबर 7 का वो होमवर्क। सम नंबर 2 का जो होमवर्क, एक लाइन आप देख रहे थे, उस लाइन का पार्ट कि कैश इन हैंड एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से ही कहते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी पूरी वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन एज इट इज कर लोगे जैसे करते हो, यानी जैसे मैंने कहा था कैश ऊपर की तरफ नहीं बैठाना है, पहले आप अपना करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करो और फिर उसके बाद ऐड कैश मार्जिन मनी जो परसेंटेज है वो, और वो परसेंटेज है नेट वर्किंग कैपिटल। तो आप भी जानते हो नेट वर्किंग कैपिटल का फिगर तो ये है, तो ये तो अभी ऐड करने के बाद आएगा। तो वही बिफोर और आफ्टर चार्जिंग के कंसेप्ट में जिंदगी में जो सीखे हो कि मान लेते हैं नेट वर्किंग कैपिटल 100 है, मान लेते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल 100 है, और यदि नेट वर्किंग कैपिटल 100 है तो फिर उसका 10% यानी आपका कैश जो होगा वो हो जाएगा 10। तो इसका मतलब 10 ऐड करने के बाद 100 आता है, तो फिर ये कैश के ठीक पहले का जो फिगर है वो आखिर है कितना, 90। तो लिखावट थोड़ी सी सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन फीलिंग आप समझ ही चुके हो कि नेट वर्किंग कैपिटल मान लिया 110 आपका कैश मार्जिन है, तो 90 आपका उसके पहले का फिगर है। तो ठीक इसी आधार पे आप अपने वीडियो में लिंक जो पहला, जैसे कि आप YouTube पे चैनल जब देखते हो तो पहला जो वीडियो है सबसे पहले वीडियो में आप जाते हो और पहले वीडियो में आप जब उसे क्लिक करते हो तो जो सॉल्यूशंस हम लोग उस पर लिंक कर रहे हैं वो सॉल्यूशन आपको एक मिलने वाला है। सो मोर जो नीचे देख रहे हो उस पर क्लिक करोगे, नीचे की तरफ कुछ लिंक मिलेंगे, नोट्स, सॉल्यूशन, नोट्स। ये जो नोट्स हम आप लोगों को यहाँ दिखा रहे थे वो नोट्स आपको उसी लिंक पे मिल जाएगा और ठीक उसके नीचे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन पे जब आप क्लिक करते हो तो एक दूसरे पेज में यू गेट द सॉल्यूशंस, यानी जब कभी भी बात हम होमवर्क की कर रहे हैं तो आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय में आप होमवर्क कर दिया करो और एक सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग उस होमवर्क को वहां पे अपलोड कर दिया करेंगे। नॉट ओनली होमवर्क, इवन जो क्लास में डिस्कस किए थे बोर्ड पे वो भी उस लिंक में आपको मिल जाएगा। जैसे कि सम नंबर 3 से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, तो ये नंबर 3 का सॉल्यूशंस वो भी है आपका उस वीडियो के अलावा। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बात कर रहे थे सम नंबर 2 जैसे कि
उस सम नंबर 2 में 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, तो 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल का जिक्र करोगे कैसे? तो सम नंबर 2 सबसे पहले तो वही बेस पेड से कैलकुलेशन चालू किया, कॉस्ट स्ट्रक्चर तोड़ लिए, करंट एसेट्स के सारे फिगर का टोटल किया 3,18,000, 3,18,000 से आगे बढ़ा करंट लायबिलिटी के 66 को माइनस किया तो आपको मिला 2,52,000 और ठीक उसके नीचे ऐड कैश, कैश 2,52,000 जैसे मैंने कहा कि वो 90 के इक्विवेलेंट है तो 10 कितना वो रहा 28, ऐड कर दिए तो इट इज 2,80,000। तो ध्यान दें जब कभी भी वो परसेंटेज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल की बात होगी तो आप उसको कैलकुलेट करोगे कैसे? करंट एसेट से करंट लायबिलिटी अपना माइनस करके 2,52,000 निकाल लिए, उसके बाद आप उसमें अपने कैश को जो भी परसेंटेज था 100 से माइनस करके दैट इक्विवेलेंट दैट इज रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट और वो उसे ऐड कर दोगे। ठीक इसी तरह आपके सेकेंड वीडियो में भी सेम पॉइंट था और सेकेंड वीडियो में यदि आप चलते हो तो सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 वही पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट आपका वही था जो अभी आपने 2 में देखा और वो था कि कैश इन हैंड इज 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो फिर वही बात है उस लिंक में उस वीडियो के नीचे उस सोमोल वाले हिस्से में गए सॉल्यूशंस जो कि वहां पे अपलोडेड है और बात सम नंबर 7 की कर रहे थे। तो जो भी कुछ सेकंड क्लास में हम लोगों ने 2 सम किया था और होमवर्क दिए थे सारा वहां है। फॉर एग्जांपल उस सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 उसका सॉल्यूशन, फिर उससे आगे बढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 5, बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में 1 बाय 1 सारा दिखाने के बाद 3,91,250 आपका वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश और कैश का कैलकुलेशन फिर 10 by 90 then it is 43,472 the total 4,34,722। तो ध्यान देना बहुत छोटा सा पार्ट कि उस कैश को कंसीडर करना कैसे। अब चलो बात करते हैं आज के क्लास में नई चीजों के बारे में। तो आज के क्लास में अब एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आपने एक जनरल सवाल देखा कि वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करते कैसे। अब बात करने वाले हैं दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। नाम कुछ लिखने के बाद लगता है कि साइकिल जैसी कोई बात होगी, हाँ कुछ स्ट्रक्चर लास्ट में वही निकल के आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल इसी का एक दूसरा नाम भी है दैट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी रोटेशन, एक वर्किंग कैपिटल कितने दिनों में रोटेट हो जाता है। तो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी ऑपरेटिंग साइकिल के जब रोटेशन की बात करें तो एक बिजनेस अपने पैसे को जब इन्वॉल्व करता है तो वो कितने दिनों के बाद रिलीज होता है। तो कुछ इमेजिनेशन जंक्शंस पे चलो बात करते हैं कि मान लो एक नया ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट किए। अब नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीदते हो और आपकी पॉलिसी है कि मान लिया कि 30 दिन रॉ मटेरियल आप अपने पास रखते हो, मतलब यानी डेली के रिक्वायरमेंट का लगातार 30 दिनों तक आप अपना सामान खरीदो और 30 दिनों तक होल्ड करो। तो 30 दिन तक पैसा आज यदि खरीदे हो तो एक साइकिल के तहत 30 दिनों के बाद फिर वो प्रोडक्शन में यूज होगा। तो 30 डेज के लिए पैसा आपका ब्लॉक रहा किसमें, रॉ मटेरियल के तौर पे। फिर रॉ मटेरियल 30 डेज के बाद आप उसे प्रोडक्शन के लिए देते हो। तो जब वो प्रोडक्शन के लिए आगे गुजरता है तो प्रोसेसिंग उसमें भी कुछ समय लग सकता है।
जरूरी नहीं कि वो सेम डे में सामान कंप्लीट हो, क्योंकि एक सामान दुनिया में हजारों तरह के हैं। एक पेन से लेके एक एरोप्लेन तक या शिप तक बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं और सभी का प्रोडक्शन प्रोसेस अलग होता है। और जब सभी का प्रोडक्शन प्रोसेस अलग होता है तो फिर एक ही तरीका नहीं है सब सामान बनाने का। किसी में 1 घंटे भी लगते हैं तो किसी सामान को बनाने में 6 से 7 साल भी लगते हैं। तो 6-7 साल में एक सामान का बनना, शिप हुआ, एरोप्लेन हुआ, उसमें एक लंबा समय लगता है। तो हर एक सामान का एक प्रोडक्शन प्रोसेस है और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में मान लेते हैं कि हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं उसमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस में 15 डेज लगता है, यानी 15 डेज हमारा उस सामान को बनाने में लगा। तो फिर इसका मतलब कि वो जो मटेरियल में पैसा लगाया था, या चलो लेबर या ओवरहेड का पैसा तो इंक्लूड होगा, बट सिर्फ अपने मटेरियल को ही बेस कर लेते, तो 15 दिनों तक वो सामान रॉ मटेरियल के स्टेज में पड़े रहने के बाद वो वर्किंग प्रोसेस के तौर पे उस रॉ मटेरियल का हिस्सा उसमें इन्वॉल्व है। तो 15 डेज मेरा पैसा वहां ब्लॉक रहा और मेरा खरीदना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन तो चालू रहेगा। अब 15 दिन के बाद जब सामान कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद फिनिश गुड्स, अब एक सामान जब कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होते ही बेच दिया जाए ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि अपने पास वो कम से कम मान लो कि 20 दिन का फिनिश गुड्स अपने पास रखती है, यानी 20 दिनों के बिकने के बराबर का सामान उसके पास हमेशा फिनिश गुड्स पड़ा रहता है। तो वो जो पैसा हम लोगों ने रॉ मटेरियल के तौर पे लगाया था वो 20 डेज के लिए वो फिनिश गुड्स के तौर पे ब्लॉक रहा। तो एक पैसा धीरे धीरे कुछ इस तरह से इतने दिनों तक ब्लॉक रहा, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे। अब फिनिश गुड्स 20 दिन रखने के बाद हम लोग उसे बेचते हैं और बेचते हैं तो मान लिया कि क्रेडिट सेल करते हैं, उधार बेचते हैं। तो जब उधार बेचेंगे तो डेटर राइज होगा, यानी वो पैसा अब डेटर के पास चला गया जो पैसा हम लोगों ने लगाया था रॉ मटेरियल के तौर पे, फिर डब्ल्यूआईपी में गया, फिर फिनिश गुड्स में गया। अब वो पैसा पड़ा है किसके पास? डेटर के पास। अब डेटर को उधार बेचो तो वहां भी एक मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज तक हम डेटर को उधार देंगे, फिर उसके बाद हमें पैसा देगा। तो मान लो कि डेटर को 45 डेज का हम लोग उधारी देते हैं, यानी बेचने के 45 दिनों के बाद वो पैसा मुझे देता है। तो 45 डेज तक वहां पैसा ब्लॉक है। अब 45 डेज के बाद यानी डेटर को जो हमने उधार दिया था वो पैसा मिला। अब जो वो पैसा मिला या जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया थे, फिर उस पैसे का क्या करेंगे? ऑब्वियसली उस पैसे को लेके घर तो नहीं रहेंगे, तो करेंगे क्या? उस पैसे से जब डेटर दिया तो फिर हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीद लिया। तो धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर आप देख सकते थे कि एक साइकिल की तरह बनता है, और जब वो डेटर का पैसा मिला तो फिर से रॉ मटेरियल खरीदा और फिर वो उसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ। तो एक तरह से पैसा इस दिन अपने डेटर से मिलने के बाद रिलीज हुआ, और रिलीज हुआ तो अब अपने पॉकेट से और पैसे लगाने की जरूरत नहीं। जो लगाए थे डेटर से मिला वही पैसा रोटेट होना चालू हुआ। अब वो पैसा जब रोटेट होना चालू हुआ तो करंट एसेट्स के ही कंपोनेंट है, करंट लायबिलिटी की बात बाद में करेंगे, यानी वो जो साइकिल है एक समय के बाद खत्म हुआ। अब ये सामान बनाना बेचना ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग वर्क है, और ये ऑपरेटिंग वर्क सामान के रॉ मटेरियल के खरीदने से वो चालू हुआ और डेटर के पैसा मिलने के बाद वो एक तरह से खत्म हुआ और फिर एक दूसरा साइकिल चालू हुआ। तो फिर इसी के कारण इसे हम लोग उस नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल में समय था, यहाँ पे आप बेसिकली देख रहे हो 4 अलग अलग करंट एसेट्स के कंपोनेंट का समय। एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30 डेज, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 15 डेज, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20 डेज, डेटर 45 डेज। यानी कितने दिनों तक पहली बार हमें पैसा डेली अपने पॉकेट से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जब पैसा अपने पॉकेट से लगा तो कैपिटल या वर्किंग कैपिटल लगा, तो लगातार 110 डेज तक हमें पैसा अपने पॉकेट से इंट्रोड्यूस करना पड़ा। लेकिन लगातार 100 डेज अपने पॉकेट से लाने की जरूरत नहीं है।
जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है यानी क्रेडिटर वो हमें कुछ दिनों के लिए उधार दे देता है, वो पैसा अपने पॉकेट से लाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो करंट एसेट्स का समय था। अब करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर ने जो समय हमें दिया सहूलियत, मान लो कि क्रेडिटर हमें 30 डेज का उधारी देता है, तो 30 डेज माइनस किए बचा 80 डेज, यानी लगातार 80 डेज तक आपको अपने पॉकेट से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसी समय को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग, इसी समय को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल जैसे कि थोड़ी देर पहले ही डायग्राम देख चुके हो, एक साइकिल की तरह वो उसका रूप भी आता है। और इसी पे कुछ सवाल आपको इस वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशंस पे मिलेंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल पे सबसे पहले एक आसान सवाल की बात कर लेते हैं, अपना सम नंबर 9। अब सम नंबर 9 जो आप देख सकते हो, और वो सम नंबर 9 की एबीसी लिमिटेड रिक्वेस्ट यू टू कैलकुलेट नेट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नीचे कुछ समय का जिक्र है, और वो समय का जो जिक्र है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल अपने पास स्टोर करते हैं 20 डेज, यानी 20 डेज के बराबर का रॉ मटेरियल हमारे पास हमेशा रहता है। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग पीरियड दैट इज 30 डेज, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड 15 डेज, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 30 डेज, creditors payment period, half of processing period यानी half of WIP period, compute the net operating cycle। रोमन 2 एक दूसरा कैलकुलेशन है, if the average working capital requirement is ₹12,000 per day, what would be the net working capital requirement। वर्किंग कैपिटल को इस अंदाज से भी आगे कैलकुलेट करना सिखाएंगे, आसान पार्ट है। तो एक आसान सा सवाल, इस ऑपरेटिंग साइकिल में जैसे आपने देखा था कि नंबर ऑफ डेज का होना जरूरी। अब नंबर ऑफ डेज एक एक करके आपको दे दिया जाएगा, नहीं रहा तो वो भी किसी सवाल में निकालना सीखेंगे। करना क्या था, लगा यहाँ तो कुछ नहीं करना, सारा समय तो दिया था, सिर्फ करंट एसेट्स के समय को ऐड करना है और फिर करंट लायबिलिटी के समय को माइनस करना है। अब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के एक एक कंपोनेंट की यदि बात करोगे तो रॉ मटेरियल ए और बी दोनों दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग पीरियड यानी वर्किंग प्रोसेस का वो जिक्र है। तो इसी सवाल का एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आसान सा कैलकुलेशन, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे अपने। एक बच्चों का सवाल है, सबसे चाइल्डिश सम बोल सकते हो कि प्राइमरी नर्सरी के लेवल पे एक समय दिया है जिसमें बस करंट एसेट्स के समय को ऐड करना है और करंट लायबिलिटी के समय को लेस कर देना है। तो फिर एक हेडिंग दिया स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग साइकिल और करंट एसेट्स के समय को, चार जो करंट एसेट्स के समय थे एक एक करके ले लेते हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 20 days, working process processing period 30 days, finished goods holding period 3 days, and that is debtors collection period 30 days। अब इन चारों का टोटल 95 डेज करंट एसेट से रिलेटेड, लेकिन क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, यदि क्रेडिटर्स पेमेंट की पीरियड की बात करें तो वो है 30, हाफ ऑफ द प्रोसेसिंग पीरियड, और प्रोसेसिंग पीरियड 30 डेज, तो 30 का हाफ एंड इट इज 15 डेज। तो दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल 80 डेज, इस वर्ड का फीलिंग क्या है? इस वर्ड का फीलिंग ये कि आपको एक कंटिन्यूअस लगातार
80 डेज तक अपने पॉकेट से उतने दिनों के प्रोडक्शंस के बारे के रिलेटेड पहली बार आपको लगातार 80 डेज तक अपने पॉकेट से पैसा इन्वेस्ट करना है या लगाना है, और 80 डेज के बाद जब डेटर आपको पैसा देना चालू करेगा तो अब वही पैसा फिर बार बार रोटेट होना चालू हो जाएगा। तो दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल, एक सिंपल सा कैलकुलेशन। फिर इसी सम का दूसरा टुकड़ा आप देखे थे, इफ द वर्क एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 12,000 पर डे, व्हाट वुड बी द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि पहले डिस्कस किया कि लगातार 80 डेज के लिए आपके यहाँ 80 डेज के बराबर का पैसा आपको लगाना पड़े और उसके बाद फिर वही पैसा आपका रोटेट होना चालू हो जाए। तो सम का ये पहला टुकड़ा था उस सम नंबर 90 रोमन 2 यानी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, net working capital requirement, average daily cash requirement into operating cycle। तो सब मैं देख चुकी हूँ। तो 9,60,000 is your what? 9,60,000 is your net working capital requirement। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल था उस ऑपरेटिंग साइकिल पे, बट ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब जानिए। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब यानी एक कैश जो आप लगा रहे थे वो कितने दिनों में एक रोटेशन को पूरा करता है और फिर वही कैश बार बार रोटेट होता रहता है। तो ये था सम नंबर 9। अब चले आप इसी एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे एक दूसरा सवाल थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडवांस ऊपर की तरफ देखते हैं। अब बात करते हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए सम नंबर 11। तो सम नंबर 11 आप देख सकते हो, X Limited gives you the following information: 1/4/2004, 31/3/2005। तो एक तरह से 2004-5 का एक इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, और 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री या स्टॉक, ऑब्वियसली कुछ लिखना हो तो वो फिनिश गुड्स है। दूसरा अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसे दूसरी भाषा में डेटर भी कहते हो आप। थर्ड वन अकाउंट्स पेएबल, दैट इज क्रेडिटर। तो ये 3 ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है उनके आगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2005, 2004-5 का एक्चुअल स्टेटमेंट है, दैट इज सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी रहा अपना। आगे फिर लेस किए सेलिंग एक्सपेंसेस, देन यू आर गेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एक पीएल स्टेटमेंट है, बहुत ही समराइज, एक छोटा सा। आगे अगले हिस्से में चलते हैं। द कंपनी इज ए ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब समझ ही गया ट्रेडिंग है तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी जैसी कोई बात होगी नहीं। एंड रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल, या वही ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर रहा है। और कंसीडर 365 डेज इन ए ईयर, कभी कभी 360 डेज भी हम लोग लेते हैं। तो सम नंबर 11, अब सम नंबर के 11 के कैलकुलेशन में यदि अपने करते हैं तो देखा था कि समय तो सबका दिया हुआ है नहीं, तो समय हमें कैलकुलेट करना होगा, और इस समय कैलकुलेशन को ही आपने रेशो में सीखा था। तो रेशो में जो इफिशियंसी, रेशो में जो इफिशियंसी और एक्टिविटी रेशो था, और ऑब्वियसली वो टर्नओवर रेशो नहीं, इन एक समय में जो कैलकुलेशन था वो तुम्हें करना था। और वो कैलकुलेशन रेशो में आप भी जानते हो, एक जोड़ी मिलाने की कहानी है, एक रिलेटिव फील्ड है, और वो जोड़ी हम लोग करते क्या है, एक न्यूमरेटर जिससे एक्सप्रेस करना है वो अपना न्यूमरेटर आ, और वो न्यूमरेटर एक्सप्रेस होता है और व्हाट डिनोमिनेटर। तो
टर्नओवर रेशो और कवरेज रेशो को छोड़ दो तो बाकी सारे रेशो न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर पे एक्सप्रेस करते हैं। अब डेसिमल पे एक्सप्रेस करना है प्योर रेशो तो नीचे 1 यानी परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और यदि एक समय में करना है तो डे वीक और मंथ जैसा कुछ टर्म्स रहा। तो इस सवाल में जैसे आपने देखा था 3 कैलकुलेशन था और वो था इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड यानी फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड यानी अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और तीसरा अकाउंट्स पेएबल पीरियड यानी क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। तो वो 3 एक्टिविटी रेशो उस न्यूमरेटर से एक्सप्रेस करना है, डिनोमिनेटर जो उससे बस कनेक्टेड है। अब अपने सवाल में जो इंफॉर्मेशन था उसके हिसाब से ध्यान दें कि स्टॉक यानी इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इंफॉर्मेशन और जब दोनों रहे तो फिर हम लोग उसका एवरेज ले लेते हैं। तो उस कैलकुलेशन से पहले अपने तीनों एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज यानी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का हाफ, नहीं रहने पे क्लोजिंग रहता तो मान लेते ऑन एन एवरेज वही पूरा ही है, बट जब दोनों रहे तो दोनों का हाफ ले लेंगे। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री तो देख सकते थे ओपनिंग 3,80,000, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल या एवरेज डेटर 4,75,000। तो उस रेशो को अप्लाई करने से पहले तीनों एवरेज निकाल लिया बिकॉज जो भी कैलकुलेशन होगा इन तीनों के समय के बारे में जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग है तो फिर हमें एवरेज लेना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज ले लिए, अब चलते हैं एक एक का सब। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, नाम आप उसे जो भी देते हो। तो देखिए किसे एक्सप्रेस करना है, इन्वेंट्री को, तो वो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर पे। अब डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर की जोड़ी बैठानी है आपको एक उसके एप्रोप्रिएट जो बेस्ट उससे कनेक्टेड है। तो उस इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड जिसे फॉर्मूला बोलो या जो भी बोलो, उस इन्वेंट्री से रिलेटेड जो टर्म्स है, जो रोटेशन से रिलेटेड दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एवरेज इन्वेंट्री पीरियड का फॉर्मूला रहा होल्डिंग पीरियड का, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये पीरियड यानी एक समय में एक्सप्रेस करना, तो समय का एक पैरामीटर आप भी जानते हो बहुत सारे हैं। शुरुआत सेकंड से हम लोग चालू करते हैं, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर और नॉर्मली डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन जैसा भी हो उसके हिसाब से उसे यूज करते हैं। तो ऑन एन एवरेज यदि कोई फ्रैक्शन ना हो तो फिर वीक और मंथ लेते हैं, लेकिन यदि फ्रैक्शन की बात आ जाए तो बेहतर होता है डेज। और ऐसे भी सब में डेज का जिक्र था, वो सारा एक्सप्रेशन डेज यानी 365 डेज इन ए वीक इन ए ईयर, और फिर वो कैलकुलेशन में 365 वीक लेना होता तो 52, मंथ लेना होता तो 12। तो एवरेज इन्वेंट्री जो हम लोग निकाल चुके थे 3,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी अपना दिया हुआ था 40,000, सॉरी 40 लाख इनटू 365। तो फिर इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपका जो टर्म्स था 35 डेज। फिर आगे बढ़ा दूसरा अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड या दूसरी भाषा में डेटर कलेक्शन पीरियड। टर्म्स में लिख रहा है न्यूमरेटर डेटर्स कलेक्शन यानी अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शंस का समय निकालने वाले हो, तो जिसे निकालना है वो हमेशा या जिसे एक्सप्रेस करना है वो न्यूमरेटर। अब उस न्यूमरेटर का जोड़ीदार तो तुम्हें भी मालूम है, उस अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर का जोड़ीदार सेल्स, नॉर्मली पेड सेल्स, कुछ नहीं बोले तो वो एंटायर सेल्स को मान लेते हैं पेड सेल्स। तो फिर इस कैलकुलेशन की यदि बात करें तो एवरेज डेटर अपना था, सेल्स वैल्यू की बात करोगे 50 लाख, दैट आल्सो कम्स। तो
अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड या डेटर्स कलेक्शन पीरियड, रेशियो का फॉर्मूले का एक तरीका है जिसे याद नहीं करना पड़ता है, जिसे आप समझते हो तो फिर आप अपने आप जिंदगी में कभी भी बढ़ा सकते हो। रेशियो चैप्टर में उसके बारे में बहुत डिटेल बात किए थे कि जिंदगी में वो रेशियो या रिलेटिव फिगर कैलकुलेट करने का अंदाज क्या। चलिए ठीक, अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड की तरह अकाउंट्स पेएबल पेमेंट पीरियड। फॉर्मूले का कहानी, फॉर्मूला है एवरेज अकाउंट्स पेएबल, वो तो न्यूमरेटर में है, लेकिन अब डिनोमिनेटर डेटर से रिलेटेड सेंस तो है, बट आपको भी मालूम है क्रेडिटर से रिलेटेड व्हाट परचेज। तो सिंपल स्टेटमेंट में परचेज तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो मालूम ही है कि जब एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कुछ फंडामेंटल रिलेशंस है, और वो फंडामेंटल रिलेशंस याद नहीं करना होता, समझाना नहीं पड़ता है, वो तुम्हें इनबिल्ट होना चाहिए, यानी इनबिल्ट आपके सिस्टम में वो हमेशा रहना चाहिए। और वो एक रिलेशंस उस परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड आप भी जानते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस नाम के आते ही उसका रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा ना कि कुछ इनबिल्ट रिलेशंस हैं जो तुम्हें याद रखना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं रहता तो हम उसे जीरो ले लेते हैं, माइनस क्लोजिंग। तो आपको भी मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तो फिर परचेज अपना चला आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना था कितना? 40 लाख। अब जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो पुट अप कर लेते हैं। तो अकाउंट्स पेएबल पीरियड, जो फॉर्मूला था अकाउंट्स पेएबल, लेकिन मैंने कहा कि वो कनेक्टेड टर्म सेल्स तो नहीं, तो फिर सेल्स की जगह बैठेगा क्या? वो परचेज। सेल्स की जगह वो बैठेगा क्या? परचेज। और वो परचेज ही हम लोगों ने पहले क्या किया? निकाल लिया। तो परचेज निकालने के बाद एवरेज अकाउंट्स पेएबल निकाल चुके थे अपने, एंड देन ये कैलकुलेशन अपना रहा। तो ऑपरेटिंग साइकिल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को समय चाहिए था, और समय किसका? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के कितने टर्म्स है? 3 दिया हुआ था आपका। इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपने निकाल लिया 35 डेज, अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड वो निकाल लिया 35 डेज, अकाउंट्स पेएबल पेमेंट पीरियड वो निकाल लिया, दैट इज व्हाट 28 डेज। तो फिर इस कैलकुलेशन के आधार पे ऑपरेटिंग साइकिल रहा क्या? तो हम लोग इसे एक स्टेटमेंट में भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज जैसा मैंने इन शॉर्ट से डायरेक्टली ले लिया, दैट इज करंट एसेट्स के दोनों समय को ऐड किया, करंट लायबिलिटी को माइनस किया, सो आवर ऑपरेटिंग साइकिल इज हाउ मच? दैट इज 42 डेज। सम नंबर जो पहला हम लोगों ने लिया था दैट इज 9 नंबर, उसकी यदि बात करोगे तो वो एक आसान सवाल था, वहां तो समय दिया हुआ, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे दैट इज सम नंबर 11। समय नहीं था, और जब समय नहीं रहेगा तो कुछ इसी तरह से उसे कैलकुलेट करेंगे। अब चले आओ इसी कड़ी में एक सवाल और देख लो, सम नंबर 10। तो आज के इस क्लास का आखिरी सवाल, सम नंबर 10 इसी ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। सम नंबर 9 एक आसान सवाल था, समय दिया हुआ था, वो कैलकुलेट करने आसानी से पुट अप करते। 11 हम लोगों ने देखा समय नहीं दिया था, तो फॉर्मूला। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब करना क्या है ये तो समझ गए, बस इंफॉर्मेशन का अंदाज अलग होगा, और जब इंफॉर्मेशन का अंदाज अलग होगा तो कहीं से भी वो समय लाइए, और फिर उसके बाद उसे सिंपली पुट अप कर लीजिए, करंट एसेट्स के समय को ऐड कर लीजिए, करंट लायबिलिटी को माइनस। सम नंबर 10 जो आप देख रहे हो, जब भी बात करें तो इंफॉर्मेशन फॉलो करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग साइकिल्स के लिए गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेटेड डेटा। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज 800 कॉमन है, यानी 8 लाख। एवरेज इन्वेंटरी 12 लाख।
एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंटरी 7,20,000, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल 12 लाख। मतलब करंट एसेट्स के चार एवरेज जो कि हम लोग ओपीएन को निकाल रहे थे डिवाइड बाय 2 करके, यहाँ एवरेज सीधे तौर पे है। करंट लायबिलिटी का एक समय सीधे तौर पे है एवरेज अकाउंट्स पेएबल 7,20,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस नीचे की तरफ यदि चले तो एवरेज रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स कंज्यूम पर डे, कंजम्पशन पर डे कितना कंज्यूम करते हैं, दैट इज 40,000। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, दैट इज 50,000। एवरेज cost of goods sold per day 72,000 and average paid sales per day 80,000। तो ये चार एवरेज पर डे का रॉ मटेरियल कंजम्पशन, प्रोडक्शन पर डे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे एंड पेड सेल्स पर डे दिया है। आगे रोमन 1 एंड 2 उसमें इनकी तरह कंप्यूट नेट ऑपरेटिंग साइकिल एंड रोमन 2 फिर वैसे if the average estimated investment in working capital is 10,000 per day, what is the estimated working capital requirement? तो यहाँ भी देख सकते हो कि समय नहीं दिया है। अब जब समय नहीं दिया है तो समय निकालने के लिए करेंगे तो समय उस फॉर्मूले के लिए बात करें तो ये 4 करंट एसेट्स का और एक करंट लायबिलिटी, पांचों का समय निकालेंगे। बट उस समय का कैलकुलेशन का एक रेलेवेंस देखो कि एक फॉर्मूला किस तरह से अपने अंदाज को बदल देता है। एक फॉर्मूला किस तरह से अंदाज को बदल देता है, तो बात करते हैं उस रॉ मटेरियल के उस समय से रिलेटेड। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला वैसे ही रॉ मटेरियल को एक्सप्रेस करना था, एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज, चलो सब के आधार पे रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज नीचे वही कनेक्टेड डिनोमिनेटर जोड़ीदार। तो रॉ मटेरियल जब एवरेज स्टॉक लिए हो तो उससे कनेक्टेड जो था दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम रॉ मटेरियल होल्डिंग में लिख रहे हैं, फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फिर ये जो समय है वो बेसिकली क्या है, यानी ये जो अमाउंट दिया हुआ है वो कब का या कितने दिनों का। तो आप भी जानते हो कि यहाँ टर्म्स लेते थे हम लोग, वो बेसिकली होता क्या है। और ये जैसे कि समय में ही देखा था वो पीएम स्टेटमेंट पूरे साल का होता फॉर द ईयर। तो जब आप वहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लो, सेल्स ले लो, तो वो है क्या, पर ईयर। तो नेचुरली वो साइलेंट होता है, लेते थे हम लोग व्हाट, पर ईयर मल्टीप्लाई 365। अब इस फॉर्मूले को देखो, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को फिर रीसफल करते हैं। आप भी जानते हो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की कहानी। ये जो 365 मल्टीप्लाई हुआ है, यदि हम उसे लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई को इससे डिवाइड कर सकते हैं। इतने बेसिक मैथ्स तो आपको पता होना चाहिए। तो 365 यदि यहाँ है, यहाँ से हटाते हैं तभी यहाँ जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो फिर एक बार वहां से हटाते हैं तो ले कहाँ सकते हैं यहाँ। तो फिर इस रिश्ते को फिर नोटिस करना, क्योंकि जो कलेक्शन का समय है वो जो मैं निकालूंगा, आपको लगेगा कि फिर आपने फॉर्मूला बदल कहां से दिया। कोई फॉर्मूला बदलता नहीं, एक ही फॉर्मूला बस डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में लिखा जाता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे डिवाइड बाय 365, रॉ मटेरियल कंज्यूम पर ईयर डिवाइडेड बाय 365। तो जब पर ईयर के फिगर को 365 से डिवाइड कर रहा हूं तो फिर आप उसे लिख सकते थे रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। आपको भी लगा ये तो सब कुछ दे चुका था, सब कुछ दे चुका है, मतलब मैं इस फॉर्मूले को ट्विस्ट कर देते हैं हम। दैट मींस कि ये जो 365 है, यदि मैं ये हटाना चाहूं तो यहां लिख सकता था, अभी यही तो है, तो
करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का समय निकालना है तो देख लो एवरेज जो भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी है वो, और उसके नीचे उससे कनेक्टेड पर डे फिगर को डिवाइड कर दो, सीधे वो समय आ जाए। जैसे कि इसी समय में आप समय देख सकते हो कि 8 लाख एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर्स, एंड पॉइंट नंबर एफ में था एवरेज रॉ मटेरियल स्टोर्स कंज्यूम्ड पर डे दैट इज 40,000। एंड चीजें आसान होती है, सजा के दी होती है, बस आप उसे कनेक्ट करना सीखो। चलो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड देखा, तो फिर दूसरा करंट एसेट से रिलेटेड WIP प्रोसेसिंग पीरियड, एवरेज WIP इन्वेंटरी, फिर इससे कनेक्टेड टर्म्स को जोड़ेंगे, स्टॉक प्रोडक्शन पर डे, क्योंकि प्रोसेसिंग की यदि बात हुई तो प्रोडक्शन, फिनिश्ड गुड्स की जब बात होगी तो गुड्स सोल्ड। 4 डेज आगे बढ़े, तीसरा दैट इज फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो या फिनिश्ड इन्वेंटरी ले लिया, तो फिर आगे चला इससे कनेक्टेड, तो दैट इज 7,20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे का 72,000 इन डेज। थर्ड करंट एसेट्स का टर्म्स निकाला। अब चले डेटर कलेक्शन पीरियड, तो अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला था एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइड बाय कलेक्शंस पर डे, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल दैट इज 15 डेज। 4 निकाल दिए। अब करंट एसेट्स के बाद करंट लायबिलिटी वाला पांचवा फिगर दैट इज अकाउंट्स पेएबल पेमेंट पीरियड, एवरेज अकाउंट्स पेएबल पेमेंट पीरियड की बात करें तो अब आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा, एवरेज अकाउंट्स पेएबल साल का तो मिल गया, लेकिन डिवाइड किसे करें? तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिटर, जैसे कि आपने पिछले साल 11 में देखा था कि उसका कनेक्शन था परचेस। अब इस सवाल में पॉइंट नंबर एफ से लेके आई तक परचेस का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो फिर जब रॉ मटेरियल परचेस का जिक्र ना हो तो फिर आप उसके नियरेस्ट टर्म्स की तरफ ध्यान देना। तो आपको भी मालूम है 11 की कहानी अलग थी, वहां फिनिश्ड गुड्स था, हम लोगों ने उसे भी कनेक्ट किया था किससे, दैट इज गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से परचेस निकालने की कोशिश की है, बट यहाँ तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं कि परचेज आएगा। तो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम का यदि बात करोगे तो परचेज का जो रिश्ता रहा वो सीधे सीधे कनेक्शन रहा रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जितना परचेज करते हो उतना ही कंज्यूम करते हो। तो यदि रॉ मटेरियल परचेज न रहे तो मान लेते हैं कि जितना कंजम्पशन उतना परचेज, सो यहाँ पे जो कनेक्टिंग डिनोमिनेटर होगा वो मान लिया जाता है कि कंज्यूम भी क्या रहा, परचेज। तो फिर अपने पास एवरेज अकाउंट पेबल 7,20,000 बढ़ाने के बाद वी आर गेटिंग अबाउट 18 डेज। तो इस तरह से आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का सारा समय निकाल लेना। अब आपको मालूम है एक सिंपल सा स्टेटमेंट, जैसे कि सम नंबर 9 में हम लोगों ने किया था, तो 4 करंट एसेट्स, चारों करंट एसेट्स का समय जो थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे वो एक एक करके लिख लेंगे। तो 4 समय आपने देखा था, रॉ मटेरियल 20, WIP 24, फिनिश्ड गुड्स 10 एंड डेटर 15, यानी चारों का समय ऐड कर लेते हैं और फिर लेस करते हैं अकाउंट्स पेएबल पेमेंट पीरियड यानी सेल्स पेमेंट पीरियड, तो अपना 51 डेज था ऑपरेटिंग साइकिल। तो एक सिंपल समय को निकाल लिया, समय निकालते वक्त अलग अलग अंदाज के इंफॉर्मेशन होंगे। अब इसी का रोमन 2 नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर डे की जरूरत थी कितनी, 10,000। तो ये रहा अपना
सम नंबर 10 उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करने के बाद, तो इस वर्किंग कैपिटल के तीसरे क्लास में हम लोगों ने एक टर्म्स को लेके कैलकुलेशन सीखा, ऑपरेटिंग साइकिल। पहले दो क्लास में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन था, एक एक कंपोनेंट का। यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को सिंपली समय को प्लस और माइनस करना है, बट वो समय दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको एक एक वो समय निकालना पड़ेगा। चलो बात करते हैं आज होमवर्क की। तो होमवर्क की बात करें तो एक आसान सा सवाल सम नंबर 12, आसान सा सवाल सम नंबर 12, क्योंकि बाकी जो सवाल हैं वो अलग अलग नेचर्स के हैं। तो सम नंबर 12 में आप देख सकते हो, फिर वही फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द मनी ब्लॉक पीरियड। ध्यान रहे वर्ड भले ही अलग है, मनी ब्लॉक वर्किंग कैपिटल में मैंने कहा था कि आपको पैसा लाना है और वो पैसा एक सर्टेन समय के बाद रिलीज होगा, यानी डेटर जब पैसा दिया तो फिर से हम रॉ मटेरियल खरीदना चालू होगा। तो रॉ मटेरियल की खरीदने से लेके डेटर के पैसा मिलने तक एक तरह से वो पैसा ब्लॉक हो रहा है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल, यानी दूसरी भाषा में वो पैसा ब्लॉक होना, फिर उसके बाद रिलीज होगा। तो मनी ब्लॉक पीरियड इज नथिंग बट व्हाट, इट्स ऑपरेटिंग साइकिल। इंफॉर्मेशन वर्किंग कैपिटल से दैट इज जो कि आपको 1 by 1 एक स्ट्रेट भाषा में इंफॉर्मेशन दिख रहा है, और आपको एक एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जब वो नाम है तभी वो कैलकुलेट होगा, और वहां 1 by 1 नीचे सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो फिर इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के एक एक का समय निकाल लीजिएगा। तो समय निकलेगा किसका, स्टॉक रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP है तो WIP प्रोसेसिंग पीरियड, फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, परचेज ये कोई करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी नहीं है, उसका समय नहीं निकलेगा बिकॉज आप भी जानते हो वो तो डिनोमिनेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका भी नहीं, क्योंकि ये कोई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं है। सेल्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी नहीं, तो फिर डेटर यानी डेटर कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिटर यानी क्रेडिटर क्रेडिट पीरियड। तो ये 5 जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है इनका समय निकालना है। डिनोमिनेटर के तौर पे नीचे 4 है, तो आपको भी लगता है कि एक डिनोमिनेटर तो दिख नहीं रहा, तो डिनोमिनेटर जो दिख नहीं रहा है WIP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हो, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हो, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो है, तो जब कंजम्पशन नहीं है तो थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी क्या, जो परचेज है वही कंज्यूम है, तो फिर एक जगह हम लोगों ने कंज्यूम को परचेज किया था, यहाँ परचेज को कंजम्पशन पे दे दी। तो इट इज योर होमवर्क सम नंबर 12। उस वीडियो के नीचे या पहले वीडियो में एक लिंक था सॉल्यूशंस, एक समय के बाद ही हम लोग उस पे अपलोड करते हैं, यानी पहले आप ट्राई खुद करो, ऐसा नहीं कि देख दिया बस सवाल सॉल्यूशन बना के देख लीजिए। तो पहले आपको ट्राई खुद करना है, एक समय दिया जाएगा, समय और परिस्थितियों के आधार पर आप देखे हो कि लाइव क्लासेस यानी एक तरह से एक फिजिकल क्लासेस, अब थोड़ी सी चीजें बहुत डिले होंगी, तो एक क्लासरूम फीलिंग की तरह, क्योंकि वीडियो की तरह वो क्लासरूम फीलिंग क्रिएट नहीं होता था कि होमवर्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो एक डेली कोशिश अपने करना, कभी कभी वो मिस हो जाएगा, बट अपनी कोशिश है कि डेली क्लासेस करेगा, उसके साथ होमवर्क रहेगा। आप अपनी तरफ से होमवर्क को पूरा खुद से ट्राई करो, यदि नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन होने के बाद उसे देखो, कहाँ भी नहीं समझ में आया तो फिर जैसे व्हाट्सएप नंबर दिया गया था उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करो, उसे डिस्कस कर लेंगे, या फिर उसके बाद भी नहीं समझ पाए तो फिर कॉल लगा दिया करो और आपके कॉल को एडजस्ट कर लिया जाएगा। बस वो कॉल एक पर्टिकुलर टाइम के बीच ही होगा और वो पर्टिकुलर टाइम आपको जैसे कि दे दिया जाता है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको कॉल करना है, उसके बाद हम लोग उसे एंटरटेन नहीं करेंगे।
तो आज का ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड तीसरा वीडियो, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में इस होमवर्क का और फिर कुछ नए टॉपिक का।